इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां आपकी हर सोच ट्रैक हो रही है, हर खुशी और गम कैलकुलेट किया जा रहा है और आपकी हर एक मूव का एक प्राइस है। ये दुनिया ऑलरेडी आपके हाथ से जा चुकी है। वंस अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया, सोशल नेटवर्क्स, जिन्होंने दुनिया को कनेक्ट करना शुरू किया, लेकिन अब जो आपको फ्री में मिल रहा है वो सिर्फ एक इल्यूज़न है। आप सिर्फ डेटा नहीं, आपका दिमाग बेचा जा रहा है। इस मिशन में गहराई से विश्वास करते हैं और हमारे कम्युनिटी में आज 1.35 अरब लोग हैं और दुनिया में 7 अरब लोग हैं और हम उन सभी को जोड़ना चाहते हैं। at Google. And और मेरी उम्मीद है कि भविष्य में किसी को भी जो जानकारी चाहिए वो जानकारी तुरंत मिल सके। हम समझ नहीं पाए कि हम क्या बना रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, इट वॉज अ वेपन, और हमने इस वेपन को दुनिया के हाथ में दे दिया बिना कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल के। हमने कभी इन प्लेटफॉर्म्स को लोगों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन नहीं किया था। ये तो बस इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग अपनी स्क्रीन से चिपके रहें। ये कभी कनेक्शन के बारे में नहीं था, ये हमेशा कंट्रोल के बारे में था। इनफाइनाइट स्क्रॉल, पुल टू रिफ्रेश, हर छोटी फंक्शनैलिटी केयरफुली क्राफ्टेड है ताकि आपका अटेंशन कभी डाइवर्ट ना हो। ये एक स्लॉथ मशीन जैसा डिज़ाइन है, एक हिट ऑफ डोपामीन हर टैप के साथ। मैंने फेसबुक पे काम करते हुए देखा कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कनेक्शन टूल नहीं था, ये एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड ट्रैप था, एक स्लॉट मशीन जो आपके अटेंशन को मोनेटाइज करता था। यूजर 3,19,757 बोर है। अगला कंटेंट बिल्ली का वीडियो, यूजर 87422 असंतुष्ट, पुश करो ब्रेकिंग न्यूज, यूजर 56781 डोपामिन का समय, नोटिफिकेशन भेजो, वापस बुला लो। तुम्हें लगता है तुम मेरे ट्रैप से निकल सकते हो। नोटिफिकेशंस के बीच, दोस्तों के पोस्ट्स के बीच तुम्हारा अटेंशन मेरे हाथ में है। हर छोटी सी मूव प्रिडिक्ट करता हूं मैं। तुम्हारे फ्यूचर का हर स्टेप मेरे लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है। हर क्लिक, हर रिफ्रेश एक डोपामीन रश जिसमें आपका ब्रेन ट्रैप हो जाता है। एडिक्शन जो हम अल्कोहल या ड्रग्स के साथ एसोसिएट करते हैं, ये अब डिजिटल है और ये बिजनेस मॉडल के कोर में है। सोशल मीडिया वही डोपामिन हिट्स पैदा करता है जैसे कि जुआ या ड्रग्स, लेकिन ये एडिक्शन सबसे खतरनाक है क्योंकि ये इनविजिबल है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन ही हाईजैक्ड है। ये है सिलिकॉन वैली। दुनिया के सबसे बड़े ऐप्स यहीं से कंट्रोल होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जहाँ से पूरी दुनिया के ब्रेन्स को कंट्रोल करने का काम होता है। लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐप्स हैं, राइट? गलत। यहाँ ऐसे एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं जो एक पर्पस सर्व करते हैं, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना। ये कोई आम कोडिंग नहीं चल रही, ये लोग आपके माइंड को मैनिपुलेट करने का साइंस सीख रहे हैं। द आइडिया इज सिंपल, आपको उसी चीज़ से फिर से इंगेज कराओ जो आपके डोपामीन को स्पाइक करे, वो स्पाइक जो एडिक्टिव है। आपका दिमाग वही क्रेव करता है। हर सेकंड महत्वपूर्ण है, बस दिक्कत ये है कि यूजर्स कभी पूरे नहीं होते। एक और फीचर लॉन्च करते हैं और ज्यादा एंगेजमेंट के लिए हर स्क्रॉल के बाद एक छोटी डोपामिन हिट ज्यादा समय स्पेंड करवाएंगे। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी है जो आपकी सिर्फ डेटा को नहीं बेचती, ये आपके फ्यूचर को बेचती है। ये कंपनियां आपके एक्शंस, डिजायर्स और फियर्स का एक डिटेल्ड मॉडल बनाती हैं। फिर वो डेटा एडवर्टाइजर्स को बेचती हैं ताकि आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट और मैनिपुलेट किया जा सके। सर्विलांस कैपिटलिज्म का मतलब है कि आपकी हर डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है।
आप क्या सर्च करते हैं, किस साइट पे जाते हैं और कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ये एक नया बाज़ार है जहां आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके बेचा जाता है। हर क्लिक और स्क्रॉल आपके पर्सनल डेटा को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाता है। ये प्लेटफॉर्म्स इतना आपके बारे में जानते हैं कि आप कब उदास होते हैं, किस चीज़ को बार बार देखते हैं या देर रात तक आप क्या कर रहे हैं। उन्हें आपके जज्बात, आपके सोशल टेंडेंसीज और आपके मेंटल स्टेट के बारे में इतना पता होता है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स और साइकोलॉजिकल स्टेट का एक डिटेल्ड प्रोफाइल उनके पास होता है। जूडा एक दिन अपने मोबाइल पर एक पॉपुलर डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है और अपना अकाउंट बनाती है। उसने अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे तस्वीर, हॉबीज़ और प्रेफरेंसेस भर दी। सब कुछ ठीक लग रहा था और जूडा को लगता था कि ये ऐप उसके लिए एक नया एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। एक दिन जूडा को एक अजीब नोटिफिकेशन मिलता है, सिक्योरिटी अलर्ट, योर अकाउंट में हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। जूडा पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी दुनिया हिल जाती है। उसका पर्सनल डेटा जो उसने ऐप पर अपलोड किया था किसी ने हैक कर लिया है। जूडा का डेटा इल्लीगल मार्केट्स में बेचा जा रहा है और दूसरे लोग उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। जूडा ने इस इंसिडेंट के बाद केस फाइल किया। उसकी कंप्लेंट्स और लीगल एक्शन से ये सामने आया कि उसका डेटा इतना एक्सटेंसिव है कि वो 800 पन्नों का हो गया है। ये डेटा हर चीज़ कवर करता है, जूडा के पर्सनल प्रेफरेंसेस, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस और इवन उसके लोकेशन डेटा को भी। आज ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात लगती है, लेकिन कल ये आपकी रियल लाइफ को अफेक्ट करेगा। ये डेटा आपके खिलाफ गवाही देगा। हर क्लिक, हर लाइक एक डिजिटल विटनेस बन चुका है। जूडा का केस एक ट्रेलर है जो हमें दिखाता है कि एक दिन हर इंसान का एक डिजिटल डॉपलगैंगर कैसे उसके ऊपर राज करेगा। आजकल डेटा प्राइवेसी एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। टेक कंपनियां हर रोज हमारी पर्सनल जानकारी कलेक्ट करती हैं और अक्सर ये डेटा अनऑथराइज्ड पार्टियों के साथ शेयर किया जाता है। जब हम ऐप्स और वेबसाइट्स पर अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं तो हमें अक्सर ये समझ नहीं आता कि ये डेटा किस तरह से यूज हो सकता है और इससे हमारी प्राइवेसी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सोचिए आपने अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की और फिर कुछ ही दिनों में आपको टारगेटेड एड्स मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि आपकी प्राइवेट बातें भी डेटा कलेक्टर्स के लिए एक गोल्ड माइन है। ये डेटा आपके पर्सनल कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है। मैंने एक बेफिक्र फीचर बनाया था, एक लाइक बटन, ताकि लोग अपनी राय जाहिर कर सकें। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि यह एक मानसिक उपकरण बन गया है जो आपको लगातार अपनी पहचान साबित करने पर मजबूर करता है। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को वॉच टाइम को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इस प्रोसेस में हम एक्सट्रीम कंटेंट को पुश कर रहे थे। आप एक इनोसेंट वीडियो देखते हो और धीरे धीरे आपको रेडिकल आइडियाज की तरफ धकेल दिया जाता है। ये अनइंटेंशनली नहीं, ये डिजाइन का पार्ट है। मिस इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्पिरेसी थियरीज, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये सब एक ही चीज़ से लिंक्ड है। एल्गोरिदम्स जो इमोशनल कंटेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये एल्गोरिदम्स आपकी बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं और अपोजिंग आइडियाज़ को आपकी दुश्मन बना देते हैं। 2018 में एक शॉकिंग कहानी सामने आई
जो सोशल मीडिया की दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है कैम्ब्रिज एनालिटिका की। आपको लगता है कि फेसबुक पर जो कंटेंट आप देखते हैं वो आपकी चॉइसेस पर बेस्ड हैं, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस प्रोसेस को मैनिपुलेट किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से मिलियंस ऑफ यूजर्स का पर्सनल डेटा इलीगली कलेक्ट किया। इस डेटा का इस्तेमाल टारगेटेड पॉलिटिकल एड्स बनाने के लिए किया गया, जो स्पेसिफिक वोटर्स को दिखाए गए। इन एड्स ने उनके फियर्स और बायसेस को एक्सप्लॉइट किया। ये टारगेटेड एड्स 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ब्रेक्जिट वोट को इन्फ्लुएंस करने में काफी सक्सेसफुल रहे। डेटा ड्रिवन टैक्टिक्स ने वोटर्स के ओपिनियंस को बदल दिया। जब हमें 2015 में यह पता चला कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक पर एक ऐप डेवलपर से डेटा खरीदा था जिसे लोगों ने शेयर किया था, तब हमने एक्शन लिया। हमने ऐप को हटा दिया और हमने ऐप डेवलपर और कैम्ब्रिज एनालिटिका से कहा कि वो जो भी डेटा उनके पास है उसे डिलीट करें और इस्तेमाल करना बंद करें। उम्मीदवार के घर के आसपास कुछ लड़कियों को भेजते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो MI5, MI6 के लिए काम करते थे। हम इंटरनेट के ब्लड स्ट्रीम में ये जानकारी फैला देते हैं और फिर उसे बढ़ते हुए देखते हैं। हम डेटा का इस्तेमाल करके यह पहचानने में सक्षम थे कि वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जिन्हें ट्रंप के अभियान के लिए वोट करने के लिए प्रभावित किया जा सकता था। From this day forward, it's going to be only America first. America first. हमारे पास उन विशेष संगठनों के साथ रिश्ते और साझेदारियां हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तुम्हें पता है कि विपक्ष कौन है, तुम्हें उनके राज पता है, तुम्हें उनकी रणनीतियां पता है। चुनाव अभियान में तथ्यों के आधार पर लड़ना कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह सब भावनाओं के बारे में है। म्यांमार के रोहिंग्या क्राइसिस ने सोशल मीडिया के मिसयूज का एक दिल दुखा देने वाला एग्जाम्पल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हेट स्पीच और इन्फ्लेमेटरी कंटेंट स्प्रेड हुआ। एल्गोरिदम्स ने इस कंटेंट को वायरल बनाया, जिससे हेट्रेड और वायलेंस बढ़ गया। 2 हफ्ते हो गए हैं और मैं किसी क्लिनिक नहीं जा पाई हूँ और न ही कोई दवा ले पाई हूँ। इस वजह से मेरा घाव और बिगड़ रहा है और खून बहना बंद नहीं हो रहा है। अगर मुझे दवा नहीं मिली तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। मुझे अपने बच्चे का भविष्य अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि लोग रोहिंग्या पर हमला कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं और लोगों की हत्या कर रहे हैं, और वो अन्य लोगों को भी निशाना बनाना चाहते हैं। कैंप्स में पहले से ही कर्फ्यू लगा हुआ है। मुझे लगता है कि यह संघर्ष जल्द ही यहाँ भी आ जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस क्राइसिस को कवर किया, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। सोशल मीडिया का मिसयूज़ ने एक ह्यूमन राइट क्राइसिस को जन्म दिया, लेकिन भारत में ये पोलराइजेशन का एक और रूप दिखाता है जो और भी खौफनाक है। राज अपने फेसबुक फीड पर हर रोज़ हिंदू खतरे में है कि पोस्ट्स देख रहा है, जबकि समीर को मुस्लिम खतरे में है कि पोस्ट्स दिखाई जा रही है। ये पोस्ट उनके विचारों को और गहरा बना रही है। ये वर्चुअल दुनिया राज और समीर के बीच एक ऐसे फ़र्क को बना रही है जो असल ज़िंदगी में नहीं है। दोनों अपने अपने सच में खो रहे हैं और इनका डिजिटल फीड उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके विचारों को और गहरा कर रहा है। ये ऐसा है जैसे एक जादूगर आपके सामने ताश का पत्ता दिखाता है और कहता है कोई भी पत्ता चुनो, मगर सच ये है कि पत्ता वही है जो वो दिखाना चाहता है। एल्गोरिदम्स के हाथ में है आपका पूरा फीड। दोस्त आप चुनते हो, लेकिन पोस्ट कौन सी दिखाई जाए वो कौन चुनता है। पॉलिटिक्स में इसका एक नया रोल है, इलेक्शन मैनिपुलेशन। रसिया का 2016 का इंटरफेरेंस याद होगा सबको।
फेसबुक ने सब कुछ कैप्चर किया। फेक न्यूज़ ने ओपिनियंस बनाए और इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने में मदद की। आज ट्रंप की टीम ने संकेत दिए हैं कि निर्वाचित राष्ट्रपति उस बात को मानते हैं जिसे अधिकारी महीनों से कह रहे हैं कि रूस ने साइबर जासूसी का अभियान शुरू किया, जिसका एक हिस्सा उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में मदद करने के लिए था। इलेक्शन जीतने के लिए अब ज़्यादा वोट्स नहीं चाहिए होते, बस आपके बिलीव्स को डिस्टॉर्ट करना होता है। डिवाइसिव कंटेंट जितना फैलता है, डेमोक्रेसी उतनी कमज़ोर होती है। ये सिर्फ एक और चुनाव नहीं है, ये एक खामोश जंग है, एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र जहां आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आपके विचार और आपका वोट बदल दिया गया। भारत की राजनीतिक दुनिया में एल्गोरिदम ने नियंत्रण ले लिया है। आपकी स्क्रीन पर चलती फेक न्यूज़, वायरल पोस्ट्स और जहरीला प्रोपेगेंडा, ये सब आपके दिमाग को एक नई दिशा में धकेल रहे हैं। लोकतंत्र की तकदीर अब एक खेल बन चुकी है, लेकिन इसे खेल कौन रहा है और अंत में जीत किसकी होगी? जैसे रसिया ने किया, वैसे ही सब कर रहे हैं। हर कैंडिडेट अब एक नया हथियार अपना चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत में इंटरनेट तक पहुंच में तेजी देखी गई है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि सोशल नेटवर्क्स और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक रिसर्च के अनुसार 52% लोगों ने कहा कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए न्यूज़ पाते हैं। इसके चलते राजनीतिक दलों ने इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए करना शुरू कर दिया है। मतदाता को भावनात्मक रूप से इस तरह प्रभावित किया जा रहा है कि वह एक निश्चित दिशा में वोट करे, और यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें लोग राहुल गांधी के पोस्टर के साथ हरे झंडे लहराते हुए उनका समर्थन करते दिख रहे हैं। अब उनका दावा है कि ये पाकिस्तानी झंडे थे। असल में ये भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे हैं। फरवरी से अब तक भाजपा ने सिर्फ फेसबुक पर $500 मिलियन खर्च किए हैं। फ्रॉम पर्सनल आइडेंटिटी टू नेशनल पॉलिटिक्स, ये सिस्टम अब आपकी कंट्रोल में नहीं रहा। इट कंट्रोल्स यू। ये आपके और आपके सोसाइटी के बीच एक दीवार बना रहे हैं। हमारे समाज का ताना बाना बिखर रहा है। हम ध्रुवीकरण का शिकार हो रहे हैं, हम कट्टरपंथी हो रहे हैं, और इस ध्रुवीकरण का एक बड़ा स्रोत सोशल मीडिया है। ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रहे हैं, ये हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ आप तक नहीं रुकती, ये आपके बच्चों तक जाती है, आपके दोस्त और आपके देश तक। हम टेक्नोलॉजी के बिना नहीं चल सकते, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी से बड़ा नहीं बनने दे सकते। हमने इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया, लेकिन अब हमें समाज को फिर से बनाना होगा। ये मॉडल हानिकारक हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ बदल सकते हैं। हम जिम्मेदार डिजाइन्स बना सकते हैं। हम ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो आपके समय का सम्मान करती है, आपको सशक्त बनाती है, बजाय इसके कि आपको ट्रैप करे। ये सिस्टम जो आपके अटेंशन का ट्रेड करता है, अब एक्सपोज्ड है। हमारे सामने दो रास्ता है, या तो हम इस डिजिटल माया जाल में और डीपली फंस जाएं, या हम मिलकर अपने डिजिटल फ्यूचर को रिक्लेम करें। हम तकनीक को अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो लोगों को सशक्त बनाएं, न कि उनका शोषण करें। अब समय आ गया है कि हम यूजर्स को डेटा पॉइंट्स की तरह देखना बंद करें और उन्हें इंसानों की तरह समझना शुरू करें। हमारे भविष्य का डिज़ाइन अभी लिखा नहीं गया है। सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। चूज़ वाइजली, क्योंकि ये भविष्य उनका नहीं, भविष्य हमारा है। हमने इसे शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म करने की ताकत भी हमारे पास है। तकनीक मानवता के लिए होनी चाहिए, न कि इसके विपरीत।